ज्योतिष विद्या से जुड़े तमाम सवाल जो आपके मन में उठते हैं, वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है श्री खाटू श्याम ज्योतिष दुर्ग ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप शास्त्री जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मंगल दोष की। मंगल दोष क्या है, मांगलिक क्या है, आंशिक मंगल और संपूर्ण मंगल क्या होता है और क्या इसका विवाह पर असर पड़ता है। मंगल दोष और मांगलिक कुंडली मिलाने के लिए अहम क्यों मानी जाती है, जानकारी दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मंगल दोष, मंगलिक, आंशिक मंगलिक विवाह के अंदर कुंडलियों का मिलान होना, उसमें मंगल के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सबसे वो अहम हिस्सा है जो दो जीवों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आज की टाइम पे जैसे तलाक जैसी घटनाएं, दोनों में से किसी एक को नुकसान होना या दोनों के विचार नहीं मिल पाना, ये सब उस मंगल दोष, मंगलिक की वजह से ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी की कुंडली मंगलिक है तो उसको मंगलिक के साथ ही विवाह करना चाहिए। यदि आंशिक मंगलिक है तो मंगल दोष वाले के साथ भी हो सकता है और बगैर मंगलिक के साथ भी। उसके उपरांत 27 साल में किसी की कुंडली के अंदर यदि मंगल दोष, मंगलिक, आंशिक मंगलिक जो भी प्रक्रिया है वो सब संपन्न हो जाती है। हम इस चीज़ों को गहराई से नहीं देखते हैं, पर मैं आज आपको विस्तार से बता देता हूँ कि मंगल कौन सी दशा में बैठा है, मंगल दोष क्यों कहलाएगा, मंगलिक आंशिक क्यों कहलाएगा। यदि मंगल दोनों की कुंडली यदि मंगलिक है और विवाह मिलान में यदि दिक्कत भी कर रहा है तो उसका समाधान भी उसके अंदर है, पर हमें उसको एक बार विस्तार से देखना होगा। अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको अपने इसका विस्तार बताता हूँ। जो कुंडली के अंदर प्रथम घर जो होता है, 1 नंबर जिसे बोला जाता है, जिसे लगन कहा जाता है, चौथा घर चतुर्भाव, 7वां घर पत्नी घर या पति घर, 10वां घर पीताम्बर घर। यदि इनमें मंगल बैठा हुआ है और मंगल बैठा है तो मंगलिक कहलाएगा। पर यदि मंगल के साथ इन्हीं 4 घरों में, सॉरी मैं 10वां बोल गया था, 12वां घर है एक्चुअली वो, उसके अंदर यदि इन चीज़ों में बैठा है तो मंगल दोष होता है। अब रहा मंगलिक का सवाल। मंगलिक 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें यदि मंगल बैठा है और उसके साथ में शनि, गुरु, चंद्रमा ये विराजमान है तो वो कुंडली आंशिक मंगलिक बन जाती है। अब यदि किसी की कुंडली मंगलिक है और किसी की आंशिक मंगलिक है और उनकी शादी यदि आप जो मंगलिक है ही नहीं है, जो 1, 4, 7, 12 में मंगल दोष में भी प्रतीत नहीं है, उसकी यदि आप शादी बगैर मंगलिक वालों के साथ या आंशिक मंगलिक या मंगल दोष वालों के साथ करवाओगे तो वो कैसे संभव हो पाएगा। पहली बात तो गुण ही नहीं मिलेंगे, फिर उनके गण नहीं मिल पाएंगे, उनके वर्ण नहीं मिल पाएंगे। अब शादी के लिए मंगल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मंगलिक यदि होगा, लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, तो उनके गण मिलेंगे। गण देवता गण, मनुष्य गण में शादी हो सकती है, राक्षस मनुष्य में हो सकती है, पर देवता और राक्षस में कभी शादी नहीं होती। उसके अलावा नाड़ी अनंत होती है, एक साथ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कर्म, वर्ण, योग
ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और इसके उपरांत ये सब चीज़ें मिलने के उपरांत भी हम मंगल को छोड़ जाते हैं, जबकि सबसे बड़ा मंगलिक है। इसके लिए हमें कई बार रिश्ते के लिए 50 से 50 कुंडलियाँ मिलानी पड़ती है। तो वो धैर्य रखिए, उसमें लापरवाही मत कीजिए। हमें मेरे सामने बहुत सी समस्या आती है कि कोई कहता है कि आंशिक मंगलिक है, कोई कहता है ये मंगल दोष है, कोई कहता है मंगलिक नहीं है। मैं आपको ये वर्ण के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्वयं भी देख सकें। किसी की बातों पर विश्वास ना करो, हम इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। पर अनजाने में किसी की बात में आके जल्दबाजी में फैसला मत लो, क्योंकि हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि विवाह बंधन जन्मों जन्मों का साथ होता है। यदि जिस धागा एक बार टूट जाए वो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे अहम है। यदि आपकी कुंडली में पैतृक दोष, वर्ण दोष, कालसर्प दोष, गंडमूल दोष, यदि इनका कोई परेशानी आ रही है, यदि आपके ग्रह दोष भी आ रहे हैं या आपका मैत्रिक दोष भी आ रहा है, तो उसका इलाज है। पर मंगलिक के अंदर आप मत कीजिए। कुछ लोग तमकेश्वर चले गए, उज्जैन चले गए, मंगलनाथ ने मंगल की पूजा करवा दी, वो शांत नहीं होगा। वो 27 साल का अपना समय लेगा। उसके बाद भी आपको मंगल दोष की परिभाषाओं को अलग अलग ही रखना होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ये आप तक पहुंचाने के लिए ये बात रख रहा हूँ। आप इस पे विस्तार से ध्यान दीजिए, जिससे किसी का भविष्य ना खराब हो। क्योंकि यदि उन दोनों का एक कटघरे में खड़ा करोगे, भगवान की कृपा से उन दोनों के बीच में अनहोनी भी नहीं हुई, यदि किसी प्रकार से डिवोर्स हुआ या डिवोर्स नहीं भी हुआ, वो दोनों की परंपरा निभाते हुए बच्चों के भाग्य से या बच्चे की भविष्य बनाने के चक्कर में या उज्जवल करने के रास्ते से यदि वो समझौता भी करते हैं, तब भी उन दोनों की आपस में तालमेल नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मंगल 27 वर्ष में संपन्न हो जाता है, उसके बाद उसका कुंडली मिलान के अंदर कोई महत्व नहीं है। शास्त्री जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी, क्योंकि मैं भी मांगलिक हूँ। कहा जाता है कि 28 साल की उम्र के बाद जो मंगल का दोष होता है वो खत्म हो जाता है या कम होने के खत्म हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैं आपका उसमें रुख समझना चाहूँगी। तो कई तरह की बात आपने भी समझाई कि दोनों की, जब भी आप शादी के बारे में सोचें तो दोनों ही पार्टनर मांगलिक हों, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना उसके बाद भी ज़रूरी होता है क्या? उसके बाद में इतना प्रभाव नहीं होता है। पर एक बात बता दूं आपको मैं, यदि मंगलिक आंशिक है तो कोई दिक्कत नहीं, मंगलिक है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मंगल दोष है तो ध्यान रखें। क्योंकि आप सोचते हो कि दोष का हमने निवारण करवा लिया और हम पूजा करके हम विवाह कर सकते हैं, ये नहीं है। दोष कभी ख़त्म नहीं होता है जी। हम हर वक्त हर समय अपनी जीवन लीला को हर रोज़ बदलते हैं, दिनचर्याओं को हर प्रकार से देखते हैं, समझते हैं। हमारे पास हर प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो क्या हम अपने जो कर्तव्य है या अपनी वाणी को चेंज कर देते हैं? कुछ समय के लिए मधुरता ले आते हैं, कुछ समय के लिए कठोरता ले आते हैं, पर हमारी सोच तो नहीं बदली जा सकती। इसलिए जब मंगल दोष होता है तो उसे परहेज रखा जाए, और यदि मंगल दोष नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 साल के बाद तो आपको ईश्वर भी उस चीज़ से मुक्त कर रहा है, तो फिर आप इस चाल में क्यों पड़ रहे हैं? जी, मैं आपको यही समझाना चाहता था। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, क्या मांगलिक होना और मंगल दोष ये दोनों अलग अलग है? क्या मंगल दोष में भी एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होता है, ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? मंगल दोष आपके किसी के साथ विचार नहीं मिलने देगा, चाहे वो लड़के में हो चाहे लड़की में हो। खास करके जीवन
नींदी जिसे हम कहते हैं जीवन लीला कह देते हैं या पारिवारिक कह देते हैं कि जैसे हमारा परिवार बन चुका है, परिवार में 5 ही प्रकार के सुख होते हैं, ये मैंने पहले वर्णन किया। अब जैसे मैं बोल देता हूँ, लड़का लड़की, उनकी संतान, उनके माता पिता, और 5वां होता है कुटुंब कबीला। ये 5 ही है। लड़ाई झगड़ा भी होगा तो यहीं पे होगा, अच्छा होगा तो भी यहीं पे होगा। पर जब हम किसी दोष में परिचित हो रहे हैं तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी? हमें किसी न किसी के साथ तो तालमेल बनाना पड़ेगा, सरस्वती को अपने कंट्रोल में करना होगा, वाणी से मधुरता लानी होगी। पर दोस्त हमें कभी मधुरता नहीं आने देता है, इसलिए कहते हैं कि जैसे को वैसा ही चाहिए। इसीलिए दोस्त वाले की दोस्त के साथ ही शादी करवानी चाहिए, जो उनके दोनों के कहते लोहे को लोहा काटता है, वो दबाव आ जाएगा, दब जाएगा, इसलिए और कोई उसे दबा नहीं पाएगा। इसीलिए हम दोस्त वाले का मंगलिक के साथ शादी करना या बगैर मंगलिक को साथ शादी नहीं कर सकते। इस चीज़ों पे बहुत ध्यान समझदारी से काम कीजिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ मैडम सवाल इसी टिप्पणी पे कुछ है तो बताइए, बिल्कुल क्योंकि मैं एक सवाल अपने से करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप वो सवाल पेश करिएगा। यदि आपको मंगलिक की पूजा करवानी है तो 18 से 27 वर्ष की उम्र के बीच में करवाइए, चाहे वो आप मंगलनाथ में करवाइए, चाहे अपने आसपास में कोई पंडित मंदिर है वहाँ करवाइए, चाहे आप सरोवर के किनारे करवाइए, चाहे जहाँ भी आपका मन करे। पर एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर पूजा करवाओगे तो आपको अवश्य फल मिलेगा। और अगर ये पूजा उस समय सीमा में नहीं हुई पंडित तो जी, फिर तो 27 में तो आपका मंगल वैसे ही आपको मुक्त कर रहा है, तो फिर पैसा और समय को क्यों खराब किया जाए? ज़रूरी नहीं होता फिर पूजा कराना? मैंने तो आपको बता रहा कि जो मंगलिक है या आंशिक मंगलिक है उनको 27 के बाद तो करवाना ही नहीं है। आप जैसे कुछ लोग मूंगा पहनते हैं, विवाह नहीं हो रहा मूंगा पहन लिया जाए, मंगल भारी है मूंगा पहन लिया जाए, तो हम मूंगा को तो 27 साल में हटा देते हैं। क्यों? यदि तो मैंने हमारा तो मूंगा मंगलिक पहन रखा है शास्त्री जी, तो क्या तो क्या उतार देना चाहिए ये मूंगा? बिल्कुल, यदि आपका मंगलिक है और आंशिक मंगलिक है तो आपको और इसको भारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में आपकी परिस्थितियों को तो और बढ़ा रहा है। ठीक है। कैरियर तो आपका बना रहा है, सफलता आपको दिला रहा है, पर ये आपको कुछ हानि भी पहुंचा रहा है। हर एक चीज़ की समय सीमा होती है, ग्रोह की भी सीमा है, स्टोन की भी सीमा है। जैसे कहते हैं ना कि आदान और प्रदान, ये 2 प्रक्रिया है जिसमें हमें चलना पड़ता है। आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, सभी इसमें चल रहे हैं। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि मंगलिक और मंगल दोष को अच्छे से देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि हमें वहाँ रिश्ता ठुकराना चाहिए कि करना चाहिए। और यदि 27 के बाद मंगलिक और आंशिक मंगलिक का पहर है तो वो वहाँ संपन्न हो जाता है। यही मैं आप तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। और यदि फिर भी आपके मन में है कि हमें पूजा करने से निवारण मिल जाएगा तो आप 18 से 27 के बीच में ही पूजा करवाएं, जो आपकी पूजा आपको फलदायक हो। ठीक है। सवाल है एक सुरभि वर्मा का, शास्त्री जी वो सवाल भी ले लेते हैं। तो सुरभि वर्मा का सवाल सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि वर्मा है और मेरा आपसे प्रश्न है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ डिसाइड करना रहता है, या फिर वो चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे फिर लाइफ की कोई भी डिसीजंस हो, उससे पहले जो लोग हैं वो जाकर के पहले एस्ट्रोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करते हैं। तो वो कितना असरदार होता है करियर के लिए, लाइफ के लिए, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। जब किसी भी नई शुरुआत से पहले हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष ज्ञान है जो अपने भविष्य को बना रहा है, और ये सब
शास्त्रों के मुताबिक किया जाता है। जैसे आज के समय में हम 100% बोलते हैं, पहले के ज़माने में 16 आना बोला जाता था। ये ज्योतिष ज्ञान जो है वो पहले से चलता आ रहा है। आज इससे लोगों का फल प्राप्त हुआ है, तभी तो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, और जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा ही। अब इस सवाल को हम ये कहें कि क्यों जा रहे हैं, तो जिज्ञासाएं हैं, मन पे भरोसा है, और कार्य सिद्ध होते तभी जा रहे हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ देखी गई है कि जहाँ पे कोई फल ना मिला हो, कहाँ कोई जा रहा हो? नहीं। पर क्या है, कुछ किसी को बनाने के लिए कुछ अपने आप को बन के दिखाना पड़ता है। और आज मैं बता दूं कि ज्योतिष जो विद्या है वो सदियों से चलती आ रही है, और जितने भी अपने गुरु आचार्य हुए हैं ये सब इसी से कई बने हुए हैं, और इन्हीं के द्वारा इस विद्या का ग्रहण किया गया है। जैसे भृगु संहिता, आचार्य संहिता, बगलामुखी और कोकला शास्त्र, ये 4 शास्त्र हैं जिसमें ज्योतिष का ज्ञान है, और ये चारों इससे वर्णन करता है। बिल्कुल। तो एक और सवाल है, वैसे हमने मांगलिक दोष और मांगलिक आंशिक मांगलिक के बारे में तो बात किया ही, लेकिन क्या विज्ञान और ज्योतिष को साथ साथ पंडित जी समझा जा सकता है? समझा जा सकता नहीं मैडम, साथ ही है। अच्छा। ज्योतिष के अंदर उन जड़ी बूटियों को ढूंढ के उसका कार्य किया जाता है, जिसके अंदर अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, वैदिक कर्म में, जल से, हवा से, वायु से, नक्षत्रों से, ग्रहों से होता है। विज्ञान भी तो वही कर रही है, बस उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। आज मेडिसिन बन रही है, पहले आयुर्वेदिक था, आज हम मेडिसिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, पर बन तो उसी चीज़ों से रही है जो हमें कुदरत ने दी है। ज्योतिष भी गणना करता है और विज्ञान भी गणना ही कर रहा है, इसमें दोनों एक समान है। बस ये है, कोई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, कोई ऊंचाई पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, और इसी के द्वारा ये काम संपन्न हो रहा है। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष से ही निकला हुआ शब्द है विज्ञान। विज्ञान मतलब खोज है, ज्योतिष मतलब करके दिखाना है। ज्योति मतलब आस, और तिस मतलब कर्म, जो दोनों का मिला के ज्योतिष शब्द बनता है। बिल्कुल। एक सवाल है शास्त्री जी, अभिषेक तिवारी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अभिषेक तिवारी का सवाल सुनाइए। देखिए महाराज जी, आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें आप लोग कुंडली मिलाते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं, तब चीज़ें बताते हैं। लेकिन आजकल एआई के ज़रिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई एस्ट्रोलॉजी भी आजकल बढ़ते दिखाई दे रही है। इसमें भी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर स्कैम में फंसते जा रहे हैं, तो इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। ये अपने आप को, मैंने कुछ अभी पहले बोला था कि कुछ लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ज्योतिष के अंदर अभी तक सिर्फ 3 या 4 ही कर्म हैं जो उस ज्योतिष के अंदर ही समाये हुए हैं। जैसे अंक ज्योतिष, वास्तु ज्योतिष जिसे हम घर के अंदर वास्तु देखते हैं, कर्म योग ज्योतिष जिसे कर्मकांड कहा जाता है, और चौथा वर्ण। आप किसी का विश्लेषण कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? ग्रह गोचर से कर रहे हो, जो अपने दिन का जितना समय बीत रहा है वो घड़ी पर नक्षत्रों के हिसाब से बदल रहा है। पर क्या है, आजकल की कई प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ लेके आ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कोई किस प्रकार से इसका उपयोग कर रहा है, पर इसके लिए मैं ज़्यादा ना ही बोलूँ तो ठीक है, क्योंकि ये एक विवादित सवाल हो जाएगा जिसमें लोग ये कहेंगे कि ये अपना बढ़ोतरी के लिए हम लोग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा, जो ज्ञान किताबों में है वो आपको बाहर नहीं मिल सकता।
ज्योतिष का ज्ञान भी किताबों में है, शास्त्रों में, ग्रंथों में है, जो हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। आज आप भी एजुकेशन के लिए सब जाते हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को आप महत्व समझिए और ये आपका समझने का फर्ज है। जी, तो आखिरी में दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी जाएं, जहाँ आपका विश्वास करे वहाँ पहुँचे, वहाँ उससे अपना सलाह परामर्श लीजिए, जी, पर थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी से काम कीजिए, क्योंकि मेरा इस चैनल पे पहुँचने का मकसद मध्यम यही है कि मुझे जो लोग परेशान हैं उनको समझाने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है। जब मेरे द्वारा काम किए जा रहे हैं उनके बाद तो सभी का भरोसा बन रहा है, पर हर इंसान को मैं भरोसा नहीं दिला सकता। मैं इतना कहूँगा, ज्योतिष कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, जी, पर आप थोड़ा सावधानी के साथ कार्य कीजिए। जहाँ आपको सत्य लगे वहाँ दीजिए, किसी को भी अन्यथा कुछ करने की या कुछ गलत करने के लिए उनको उजागर मत कीजिए, उनको मौका मत दीजिए। यदि आप सतर्क रहेंगे तो कोई आपका गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। शास्त्र पहले भी था और आज भी है, पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। समझाने वाला सही होना चाहिए, समझने बिल्कुल, वाला सही गाइडर सही होना और उसका चुनाव सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को लगातार विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो उनके लिए भी लाभदायक है और ज्योतिष विद्या को वो और अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।